नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। चुनावों में हार जीत से ज्यादा बड़ा होता है मुद्दा, क्योंकि हार जीत तो किसी भी पार्टी की हो सकती है। जीत तो तुक्के में कांग्रेस की भी हो गई, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई, तेलंगाना में और हिमाचल में भी कांग्रेस जीत गई। लेकिन मुद्दे क्या थे? मुद्दे ऐसे थे जो तत्काल लोगों को प्रभावित करता हो, जो तत्काल लोगों को लिए प्रलोभन पैदा करता हो, जो लालच देकर वोट लेता हो। लेकिन मुद्दे वो होते हैं जिसका प्रभाव आगे लंबे समय तक पड़ सके। 2014 में एक मुद्दा आया था कि हिंदुस्तान में अब सियासत की दिशा बदलने वाली है, क्योंकि प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था नरेंद्र मोदी को, जिनके ऊपर आरोप थे कि उन्होंने गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश की है। इन लोगों ने, यानी कि कांग्रेस ने आरोप लगाए थे। क्यों? क्योंकि गोधरा कांड के बाद गुजरात में जो दंगे हुए थे, उस दंगे में इनका आरोप था कि प्रशासन ने हिंदुओं का साथ दिया। और यह मुद्दा बना पूरे हिंदुस्तान का कि देखो कैसे कांग्रेस लगातार हिंदुओं के खिलाफ साजिश करती रही है। और इस मुद्दे ने एक दो नहीं बल्कि दसियों चुनाव मोदी के नेतृत्व में जितवाए। उसमें लोकसभा 2014, लोकसभा चुनाव 2019 और लोकसभा का चुनाव 2024 भी है। सरकारें कई राज्यों में बनी, यानी कि उस समय से अगर देखा जाए सबसे ज्यादा राज्यों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की रही है। 18 से 22 तक का आंकड़ा पहुंचता रहा है। इसलिए इस चुनाव के नतीजों ने यही दिखाया है कि जो मुद्दे तात्कालिक प्रलोभन के कांग्रेस देती रही है, वो मुद्दे अब नहीं चलेंगे। महाराष्ट्र के चुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया कि आगे आने वाले चुनाव में मुद्दा क्या होगा। कांग्रेस में इसी बात को लेकर विस्फोटक स्थिति है और उद्धव ठाकरे की पार्टी भी फिर से टूटने वाली है। और साथ ही मोदी का संसद में आंकड़ा भी बढ़ने वाला है, क्योंकि अब धड़ाधड़ इस्तीफे होंगे इन पार्टियों के अंदर, विपक्ष के अंदर। और विपक्ष में जो इस्तीफे होने वाले हैं इसी मुद्दे को लेकर, क्योंकि जो विपक्ष में बैठी हुई कई पार्टियां हैं उनमें ऐसा नहीं है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जो कहता है उसी को सुनने, समझने और व्यक्त करने के लिए सारे नेता तैयार हैं। पार्टी के अंदर इस बात की चर्चा जरूर होती है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो अगर भटका हुआ है तो उस भटके हुए शीर्ष नेतृत्व के साथ जाएंगे तो फिर हमारा भी वही हश्र होगा जो पार्टी का हो रहा है। पार्टी छोटी मोटी सफलता तो ले लेगी, लेकिन हमारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। ऐसी ही स्थिति हो रही है। महाराष्ट्र के चुनाव का परिणाम जो दिखाई पड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी जीत नहीं, इसी को सुनामी कहते हैं। और सुनामी ये भारतीय जनता पार्टी के उस मुद्दे की है जिसे महाराष्ट्र के चुनाव में उपयोग किया गया और जिसे महाराष्ट्र में मौलाना गैंग ने विरोध किया। यानी कि महाराष्ट्र का चुनाव और झारखंड का चुनाव, ये दो राज्यों के चुनावों में अंतर दिख रहा था। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रही और दूसरे स्तर पर मौलाना गैंग दुबका रहा, वो थोड़ा बैकफुट पर रहा, वो खुलकर सामने नहीं आया। हालांकि झारखंड के चुनाव का परिणाम भी कई मायनों में बदलने वाला है, लेकिन सबसे बड़ी बात महाराष्ट्र की है। 288 विधानसभा सीट और जो लोकसभा में 48 सांसद, ये छोटी मोटी संख्या नहीं है। यहां से पूरे देश के चुनावों की एक दिशा तय होती है और इसलिए विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र में हो रहे थे और दिल्ली में इसके लिए चर्चा हो रही थी, स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी कि देखो महाराष्ट्र का चुनाव अगर प्रभावित नहीं कर सके तो फिर ये लोग एक नया नैरेटिव क्रिएट करेगा, जैसे लोकसभा चुनाव के बाद इन लोगों ने किया। भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच झगड़ा चल रहा है। संघ जहां से संचालित होता है, यानी नागपुर के कार्यालय में महाराष्ट्र से इसके संघ के प्रमुख हैं और वहां पर हमने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। मतलब हिंदुत्व का मुद्दा नहीं चला और इसलिए इस चुनाव में देखिए पूरे महाराष्ट्र के अंदर जो मौलाना गैंग है वो चुनाव लड़ रहा था
उद्धव ठाकरे के लिए, कांग्रेस के लिए और शरद पवार के लिए। जितने मौलाना थे महाराष्ट्र के अंदर जो अपने अपने क्षेत्र में किसी तरीके से चुनाव को प्रभावित कर सकता है, चाहे उसे बाहर से लाना ही पड़े, कुछ ऐसे जहरीले मौलानाओं को बाहर से भी इंपोर्ट किया गया और उन लोगों का भी साथ लिया गया जो कि ऐसी बातें बोलते हैं जिससे हिंदू नाराज हो सके, वो उसका उपयोग मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में किया गया। जैसे सलमान अजहरी जो कि गजवाए हिंद की बात करता है, जो कि हिंदुओं को उखाड़ देने की बात करता है, जिसके ऊपर 5-5 एफआईआर हो चुके हैं, जो जूनागढ़ में जाकर दंगा फैलाने की कोशिश करता है, गुजरात में जाकर मुसलमानों को भड़काता है हिंदुओं के खिलाफ कि फिर से एक ऐसी स्थिति पैदा कर दे कि बड़ा दंगा हो और गुजरात के दंगे का इस्तेमाल यूएन तक किया जाना हो, जिसके लिए पाकिस्तान से सहयोग की जरूरत होगी और पाकिस्तान सहयोग देने के लिए तैयार है। ये महाराष्ट्र के अंदर चल रहा था। सलमान अजहरी को महाराष्ट्र में इस्तेमाल किया गया, अबू आजमी ने इस्तेमाल किया अपने क्षेत्र में, क्योंकि वहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। शिवाजी नगर खुर्द में मुसलमान वर्सेस मुसलमान होता दिख रहा था, तो एकत्र करने की कोशिश की गई। यानी कि मौलाना जो भी महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय थे, जिनको कहीं भी अपने क्षेत्र में थोड़ा बहुत प्रभाव दिखाई पड़ रहा था, सबका इस्तेमाल किया गया। उलेमा बोर्ड सामने आ गया और ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड ये भी सामने आ गया। ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सामने आने, नुमानी के हंगामा क्रिएट करने, लिस्ट निकालने और जो पूरी तरीके से महाराष्ट्र में मुसलमान एक्सपोज हो रहे थे, हालांकि जनसंख्या वहां 12-13% है, लेकिन इन लोगों को लग रहा था 12-13% से अगर हम चीख कर चिल्लाकर इकट्ठा होकर एकत्र होकर इस चुनाव को प्रभावित करते हैं तो फिर पूरी विपक्षी पार्टियों में एक उत्साह इस बात के लिए होगा और यह नैरेटिव क्रिएट किया जाएगा कि देखो 12% मुसलमानों वाले जगह में जब हम जीत सकते हैं तो बिहार में भी जीत सकते हैं, उत्तर प्रदेश में और बड़ी बहुमत से जीत सकते हैं, इसलिए हिंदुत्व का मुद्दा बेकार हो गया। यही इन लोगों की अवधारणा थी, लेकिन सियासत से मौलाना गैंग उखड़ चुका है, इसे उखाड़ दिया गया। महाराष्ट्र के चुनाव के जो नतीजे सामने दिख रहे हैं वो यही तय कर रहा है कि मुद्दा यानी कि अब हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा। अभी तक पिछले 70 सालों से हिंदुस्तान की राजनीति का केंद्र कौन रहा था? केंद्र रहा था मौलाना गैंग और कांग्रेस। राजनीति का केंद्र जो पॉलिटिकल पार्टियों में कांग्रेस के इर्द गिर्द राजनीति चलती थी, यानी कि या तो कांग्रेस पूर्ण बहुमत में आएगी, या कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी, या कांग्रेस गठबंधन से सरकार बनाएगी। कुछ समय तक कांग्रेस को रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन फिर आगे कांग्रेस सामने आ जाती थी। यही राजनीति के केंद्र में होता था और कांग्रेस केंद्रित राजनीति के केंद्र में मुसलमान होता था। यानी मुसलमान जो कहेगा कांग्रेस वही करेगा। मुसलमान कहेगा कि हमारे वक्फ बोर्ड के लिए वक्फ एक्ट लाओ तो कांग्रेस ले आएगी। अगर मुसलमान कहेगा कि यूसीसी लाने की हिमाकत मत करना, अभी हमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही चाहिए, तो उसे यह मंजूर होगा। मुसलमान अगर कहेगा कि हमें वर्शिप एक्ट चाहिए, क्योंकि 1947 के बाद से कई मस्जिदों के ऊपर दावा किया जा रहा है और बाबरी मस्जिद के बाद तो इन लोगों के अंदर दहशत पैदा हो गया, हर जगह दावा किया जाएगा, क्योंकि इसके जितने भी बड़ी मस्जिदें हैं हिंदुस्तान के अंदर वो न किसी मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। डर था और फिर लाया गया वर्शिप एक्ट, यानी कि 1947 के बाद से कोई भी ऐसी धार्मिक संस्थान जो है, धर्म के आधार पर पूजा स्थल जो है उसको परिवर्तित नहीं किया जाएगा। यानी मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी, मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा। यानी कि इन लोगों ने मथुरा, काशी, ज्ञानवापी, ये शाही ईदगाह, शाही इमाम, ये सारे मस्जिदों को एक
ऐसी मुहर लगा दी कि अब इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता है। मुसलमान ने चाहा और फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो शाहबानो प्रकरण में आया था उसे पलट दिया राजीव गांधी ने। मुसलमानों के चाहने से ही यहां राजनीति बदलती थी, सरकारों का फैसला होता था और यही कांग्रेस केंद्रित राजनीतिक पार्टियों में मुस्लिम केंद्रित राजनीति चल रही थी, लेकिन उसे बदल दिया गया। थोड़े लोकसभा चुनाव के दौरान जब कुछ झटके लगे, परेशानियां हुई, भारतीय जनता पार्टी की सीट कम हुई, तो उसके बाद इन लोगों ने सोचा कि देखो अब तो हम आगे बढ़ गए हैं, फिर से मुस्लिम केंद्रित राजनीति होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, इसको बदल दिया गया और फिर यह मुस्लिम केंद्रित राजनीति को उखाड़ा गया महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तरीके से कहा कि अब मुद्दा हिंदुत्व का है, विकास और विचार दोनों साथ साथ चलना चाहिए। विकास में हम समझौता नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, कार्रवाई करेंगे, लेकिन फिर भी विचार को दरकिनार नहीं कर सकते। हम हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। बटोगे तो कटोगे के नारे दिए गए, एक है तो सेफ है के नारे दिए गए और इसी मुद्दे ने हिंदुत्व भगवा की सुनामी खड़ी कर दी महाराष्ट्र के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी की जीत से दिखाई पड़ रहा है कि अकेले जब चुनाव लड़ी थी 2014 में 122 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि उस समय कांग्रेस एनसीपी भी अलग चुनाव लड़ रही थी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी अलग चुनाव लड़ रही थी। लेकिन इस बार गठबंधन के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही गठबंधन में कह दिया था हम 150 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और लड़े। और अभी जीत के आंकड़े जो बताए जा रहे हैं 122, 124, 125 तक भारतीय जनता पार्टी के रुझान बताए जा रहे हैं। मतलब जिस तरीके से मुसलमानों को मौलाना गैंग को उखाड़ा है, सियासत से बाहर किया है, वो अब खलबली मची है इसी बात को लेकर। और मोदी के आंकड़े बढ़ने की बात इसलिए हो रही है संसद में क्योंकि इस मुद्दे ने कांग्रेस में बौखलाहट पैदा कर दी है कि आगे हम राजनीति किस मुद्दे पर करेंगे। मुसलमान के तुष्टिकरण की राजनीति का समय अब खत्म हो चुका है, हम क्या करेंगे। उद्धव ठाकरे की पार्टी में विस्फोटक की स्थिति है, 9 सांसद गायब हो रहे हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हमारे पास विकल्प क्या है। महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर, केंद्र की सत्ता से बाहर, हिंदुत्व की राजनीति से बाहर, तो फिर उद्धव ठाकरे के पीछे चलते हुए हम करेंगे क्या। इसलिए विस्फोटक की स्थिति है, सांसद गायब हो रहे हैं उद्धव ठाकरे की, परेशानी उद्धव ठाकरे की पार्टी में है और इसी उद्रोड़ बुन में उद्धव ठाकरे छिपते फिर रहे हैं कि अब हमारे जो विधायक जीत कर आने वाले हैं वो भी हमारे साथ रह पाएंगे, इसकी गारंटी इनके पास नहीं है। पार्टी टूट के कगार पर है, सांसद नहीं रहेंगे और उसी तरीके से विस्फोटक स्थिति आगे कांग्रेस की भी है। कांग्रेस के भी कई सांसद वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट में आ रहे हैं। मतलब मुद्दे अगर गायब है, मुद्दे है ही नहीं आपके पास, जो मुद्दे चल रहे हैं उसके साथ आप आगे नहीं बढ़ेंगे, उसका विरोध करेंगे तो सियासत से खत्म हो जाएंगे। मुसलमान केंद्रित सियासत जैसे कम हुआ, पूरे सियासत से मौलाना गैंग को उखाड़ फेंका गया, कांग्रेस में विस्फोटक की स्थिति है और उद्धव ठाकरे की बेचैनी बढ़ी हुई है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहे। धन्यवाद।